हेलो स्टूडेंट्स। आपको सबको पता है कल आपका नेट जेआरएफ का यूजीसी का रिजल्ट आ गया है और हमारे साथ है आज कुलदीप शर्मा। अपनी मेहनत से कुलदीप, वैसे तो मैंने आपको, स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में इस प्लेटफॉर्म थैंक पे। यू मैम। वैसे तो मैंने आपकी जर्नी को पहले भी देखा है, सीयूएच में मैंने आपको पढ़ाया है, तो जी मुझे तो मैम। कोई डाउट है ही नहीं कि आपने कितनी मेहनत से, कितनी लगन से जेआरएफ पाया है और 2-3 बार जाके आपने अटेम्प्ट दिया है, तब जाके आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हुआ है। तो कितनी क्या मेहनत रही, क्या स्ट्रैटेजी रही, उन सब पे आज हम बात करेंगे। बट उससे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ये थैंक यू जेआरएफ और मैम। ये थैंक सपना यू वेरी क्लियर मच मैम। करने में आपको भी और आपके परिवार वालों को भी, जिस जिसका इस जर्नी में साथ रहा है, सभी को उसकी बहुत बहुत ज्यादा बधाई। वो कहते हैं ना कि थैंक आप मेहनत से, लगन से लगे रहो तो एक दिन पूरी कायनात उस कोशिश में जुड़ जाती है, उस चीज को आपसे मिलाने में। तो कुलदीप के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही हुआ है, क्योंकि मैंने जर्नी को उनकी बहुत करीब से ऑब्जर्व की है वो चीज। लास्ट टाइम भी कुलदीप के 108 कुछ मार्क्स थे, तो तब जी भी मैम। व्हेन ही केम टू मी और कि मैम होगा या नहीं होगा, क्योंकि जेआरएफ की जो पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ है हम सभी को पता है। जैसे एक स्टूडेंट का आज कमेंट भी आया हुआ था कि मैम शेयर मार्केट की तरह लगातार बढ़ती जा रही है जेआरएफ की कट ऑफ। तो लास्ट टाइम भी कुलदीप के 108 मार्क्स थे, तो तब भी हमें लगा था कि शायद से हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ एक मार्क्स से उसका जो है वो जेआरएफ रह गया था उनका। बट दिस टाइम कुलदीप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जिस मेहनत से, जिस लगन से तैयारी की है और उसके बाद आपका जो इसमें स्कोर किया है 242 मार्क्स, दैट्स ह्यूज नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो बहुत मुझे पता है मेहनत लगी होगी आपकी उसके पीछे। पहले तो थैंक चलिए यू मैम। कुलदीप आपसे शुरुआत करते हैं कि पहले आप अपने कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए। कहाँ से जो है आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से स्कूलिंग किया, और कैसे जो है वो आपके दिमाग में ये जेआरएफ की तरफ जाने का। क्योंकि एक चीज मैं अपने ऑडियंस को बता देना चाहती हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को बता देना चाहती हूँ। कुलदीप की सक्सेस क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जेआरएफ की तैयारी के लिए मास्टर्स के बाद वो चीज सोचते हैं कि पहले हम मास्टर्स खत्म कर लेते हैं, एमए खत्म कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है हम तैयारी करेंगे। कुलदीप को मैं देख रही हूँ अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से ही कंसिस्टेंसी के साथ कुलदीप जो है वो लगे हुए हैं अपनी तैयारी में। और अभी उन्होंने अपना कंप्लीट भी नहीं किया है, अभी लास्ट सेमेस्टर में है मास्टर्स के, उससे पहले ही उनका जेआरएफ जो है वो क्लियर हो गया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है कि आपने मास्टर्स की पढ़ाई को साथ में रखते रखते जेआरएफ को इतना ज्यादा टाइम दिया है, इतनी मेहनत की है। तो उसी के बारे में कुलदीप आप बताइए कि कहाँ से कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे इंस्पिरेशन आई आपके दिमाग में। जी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे ये प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू यू एंड योर टीम। और एक थैंक इसके लिए भी कि ये जो मेरी जर्नी है मैम, इसकी जेआरएफ क्वालिफाई करने की, इसमें जब से मैंने सोचा जेआरएफ का, तब से लेके और जब मैंने क्वालिफाई कर लिया तब तक आप मेरे साथ ही रहे, एक एज ए प्रॉपर गाइड एंड मेंटर। इसके लिए थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक ये लगता है एक आदमी की नहीं है सक्सेस, ऑब्वियसली जब जब मुझे ज़रूरत हुई मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आप यहीं सीयूएच में वो माहौल आपने डेवलप किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अभी जो आपने पूछा मैम, जैसे मेरी स्कूलिंग हुई है मैम नवोदय विद्यालय से, जेएनयू हम्म भिवानी से। और मैंने 10th क्लास के बाद पॉलिटिकल साइंस ऐसा से नहीं पढ़ा मैम। मेरी जो स्कूलिंग है 12th मैंने नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। हम्म उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी सीखी, ह्यूमैनिटीज़ में आ गया मैं। और मास्टर्स में मैंने सोचा कि मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस से करूँ। उस टाइम ग्रेजुएशन में मेरा हुआ कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं बल्कि आगे पॉलिटिकल साइंस के साथ कंटिन्यू करूँ। देन सीयूएच में आने के बाद मैम यहाँ आके मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि उस टाइम ज़्यादा मुझे पता भी नहीं था नेट का, जेआरएफ का। जब मैं यहाँ आया सीयूएच में, यहाँ जो माहौल मिला कि नेट होता है, नेट नाम की कोई चीज़ है, जेआरएफ की कोई चीज़ है, ये इतना स्कोप है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। स्पेशली मैं कहूँ, आप आगे पूछोगे मैम या अभी कंटिन्यू करूँ मैं? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए कुलदीप। हम आज यहाँ आपको सुनने के लिए बैठे हैं, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसको सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जी मैम। तो जैसा कि मैम मैंने बताया कि एक्चुअल में मेरे पास ग्रेजुएशन में या 11th 12th में सब्जेक्ट नहीं था। हम्म मैं एक नया स्टूडेंट था पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ। तो ऑब्वियसली जब मैंने नेट का सिलेबस देखा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईजीपी वाला जो सेक्शन है वो मेरा ठीक था। हम्म लेकिन स्पेशली जो पबेड का जो सेक्शन है, गवर्नेंस का जो सेक्शन है, आईआर का जो सेक्शन है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो सेक्शन है, हम्म ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। इसके लिए मैं बार बार थैंक यू बोलता हूँ आपको कि आपने स्पेशली पबेड, आईआर, कंपेरेटिव गवर्नेंस वाला हिस्सा, जिसमें मुझे पबेड का पी भी नहीं मैंने कभी पढ़ा था,
उसने आपने जो स्पेशली आपने नेट की क्लासेस ली उस टाइम भी, उसके बाद भी आपसे मिलते रहे पर्सनली, तो उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर मुझे दैट। मुझे 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 याद है कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में भी, जैसे मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था टेक्स्ट बुक पे, तब भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि मैं वहाँ पे फ्री कोचिंग भी देते थे हम स्टूडेंट्स को। तो जो ये स्टूडेंट्स मतलब जिनकी वीक रहती हैं ये वाली यूनिट्स, कंपैरेटिव, फॉरेन पॉलिसी या एंड स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी बहुत मैम। सारे स्टूडेंट्स का वो वाला यूनिट इतना कवर नहीं होता है। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं सीयूएच में आप लोगों को किस तरीके से फ्री क्लासेस देती थी, और शाम को हम लोग पूरा, जब इन लोगों का कॉलेज खत्म हो जाता था, उसके बाद में देयर वर फ्यू दिस टॉपर स्टूडेंट्स लाइक कुलदीप जो कि बैठे होते थे क्लास में, और हम लोगों ने मिलके जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी की है। और देखिए आज मेरी तो, चलो मैंने आप लोगों के साथ में मेहनत की है, बट उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत है जो आज रंग लाई है ये। तो कुलदीप, आप जैसे इतना, ये इतनी बड़ी बात है कि आपने बताया साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं है। आज इवन मैं देख रही हूँ कि जो भी टॉपर स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जी उनका मैम। साइंस बैकग्राउंड ही रहा है, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से रहे ही नहीं है। तो एकदम जी से मैम। इवन आपने ग्रेजुएशन के अंदर भी प्रोग्राम किया है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं किया है, फिर एकदम से नहीं, पॉलिटिकल साइंस की ग्रेजुएशन तरफ। में एग्जैक्टली पॉलिटिकल साइंस भी नहीं था मैम, मेरे पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी थी। हाँ, वही कि आपने प्रोग्राम किया है वहां पे भी, आपने ऑनर्स जी। नहीं किया पॉलिटिकल साइंस में, तो फिर एकदम से ये इसकी तरफ, पॉलिटिकल साइंस की तरफ आने का कोई मोटिव, क्या इंस्पिरेशन मिली आपको, मतलब ऐसा लगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में करना चाहिए मास्टर्स? मैम पहली चीज़ जो आपने पूछी कि साइंस से मैं ह्यूमैनिटीज़ की तरफ क्यों आया, इसके पीछे रीजन ये कि जो 10th क्लास में जब बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं, तो जनरल सोसाइटी का जो परसेप्शन है वो है कि जो टॉपर्स हैं 10th क्लास में वो साइंस में चले जाएंगे, हम्म। उससे जो कम है वो कॉमर्स में चले जाएंगे, और जो जैसे तैसे करके 10th पास किया है वो फिर आर्ट्स में जाएंगे। हम्म। और उस टाइम तक इतनी मैम इतनी मेच्योरिटी भी नहीं होती कि हम अपना देख पाएं, और उस भीड़ के चलते हुए हम साइंस चले जाते हम्म। हैं। तो 11th 12th में मैंने साइंस से नॉन मेडिकल से किया, सीबीएसई बोर्ड था, 85% मेरी ठीक ठाक आई। लेकिन उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना, मैं साइंस के लिए नहीं हूँ, वो ये सब्जेक्ट कोई कम नहीं है और मुझे ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, तो मैं उसमें ये फिर कहूँगा, पॉलिटिकल साइंस कैसे ये सब्जेक्ट आपके दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि पॉलिटिकल साइंस इज द वन जहाँ पे आपको जाना चाहिए? मैम एग्जैक्टली इसके पीछे ये रीज़न रहा कि जब कॉलेज में मैं गया, तो उस टाइम मैंने थोड़ा, एग्जैक्टली नॉट सिविल सर्विसेज, बट वहाँ जो माहौल था, फ्रेंड सर्कल था, वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, इंडियन हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो डिबेट्स आती हैं, कोई कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई किसी भी तरीके से, तो वो एक लिंकेज एस्टेब्लिश हुआ। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हमारे बगल में ही था, तो वहाँ का भी हम्म। क्लासेज हो गए, हमारे प्रिंसिपल थे वो पॉलिटिकल साइंस से थे, जेएनयू से, तो वहाँ जाना जाना हुआ, तब मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ ये सब्जेक्ट है जो मुझे अपील करता है। तो तो दैट्स आप ये व्हाई। बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट के बाद आपका जेआरएफ हुआ है? मेरे ख्याल से तीसरा ये, अटेम्प्ट था ये। जी मैम, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, पहला हाँ, जहां तक अटेम्प्ट। मैं जानती हूँ, क्योंकि आपने मास्टर्स के फर्स्ट सेशन में ही, फर्स्ट सेमेस्टर में ही तैयारी शुरू कर दी थी, और जी हमें मैम। लास्ट सेमेस्टर में भी उम्मीद थी, बट आपका थर्ड टाइम आकर के ये हुआ है, और वो भी मास्टर्स की पढ़ाई के साथ में, उस स्टडी के साथ में इसको क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जी थोड़ा सा इस पे आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम उतना टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन का, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं बाकी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जेआरएफ के लिए एक होल आपको स्ट्रक्चर, स्टडी प्लान प्रिपेयर करना पड़ता है। तो पहले तो ये बताइए कि मास्टर्स की स्टडी को साथ लेके चलना और जेआरएफ की, तो आपने वो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया? जी मैम। मैम पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं तो खुद आपसे टिप्स लेता आया हूँ अब तक, तो आप मेरे से ज़्यादा बताते ही होगे, बता पाओगे, लेकिन बिल्कुल क्योंकि, बिल्कुल, वो है, बट आज जी जी। स्टूडेंट आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं कुलदीप, और जिस तरीके से, क्योंकि हम तो चलो ठीक है जर्नी में है ही, हम तो कराते ही हैं, बट जो अभी रिसेंट, क्योंकि जैसे कट ऑफ जाती जा रही है ना, हाई जाती जा रही है, और जी उसमें 242 मार्क्स के साथ में क्लियर करना, वो स्टूडेंट्स के लिए अपने आप में एक मैसेज है, एक मिसाल है, और एक आइडल बन सकते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। एग्जैक्टली, थैंक यू मैम। एग्जैक्टली ये कि जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में अगर ठीक हो हमारी नेट की, जेआरएफ की, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, इवन ड्यूरिंग द मास्टर्स ऑल्सो। हम्म। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है मैम, कि जब हम बात करते हैं नेट की, जेआरएफ की, तो एक लिस्ट ऑफ बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती है हमें हम्म। कि इसके लिए ये पढ़ो, थ्योरी के लिए ये, थॉट के लिए ये अलग से, आईआर के लिए ये। मैं ऑनेस्टली ये बात एडमिट करता हूँ कि मैंने नेट के पर्सपेक्टिव से ओपी गाबा पढ़ी है, इसके अलावा हम्म। मैंने ऐसे कोई बुक नहीं पढ़ी मैम पूरी। फ्रॉम मेरा अच्छा। इंटरेस्ट आईजीपी में, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, तो मैं उसकी किताबें पढ़ता हूँ, मुझे हम्म। उसी में इंटरेस्ट है, लेकिन नेट के लिए मैंने किताब सिर्फ ओपी गाबा थ्योरी थॉट के लिए पढ़ी, उसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी मैम पूरी। हम्म।
एग्जैक्टली। तो पहली चीज तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेट एंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, फैक्चुअल हम्म चीजें ज्यादा आती हैं। और अभी रिसेंट ट्रेंड में भी जो एनालिटिकल और जो रीजन एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन थे वो कम आ रहे हैं और फैक्चुअल हम्म। क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ट्रू, हाँ बिल्कुल, रीजन असर्शन अब की बार एक भी क्वेश्चन नहीं था। एग्जैक्टली मैम। सारे के तो सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड थे, इवन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत कम थे अब की बार, था ही नहीं कुछ, इक्का दुक्का गिन के कुछ क्वेश्चंस थे। एग्जैक्टली मैम। तो उसके लिए मैम मुझे लगता है कि पहला ये कि मैं बता सकता हूँ मैम कंप्लीट अब स्ट्रेटेजी, मतलब हाँ कैसे हाँ हाउ टू बिल्कुल अप्रोच। बिल्कुल, आप अपनी जी। स्ट्रैटेजी बताइए बिल्कुल। जी मैम। मैम मैं 3 पॉइंट्स में मैं हाँ डिफाइन बिल्कुल। करूंगा उनकी अपनी हम्म स्ट्रेटेजी को, जो कि आपकी ही दी हुई है, आप जानते हो ऑलरेडी इसको। आपने ही ये मुझे दी थी, आज मैं आपके ही प्लेटफॉर्म से आगे डिलीवर कर रहा हूँ मैं। ओके। पहला मैम कि सबसे फर्स्ट स्टेप जब आप किसी भी स्पेशली नेट एंड जेआरएफ का जो अप्रोच करते हैं, दो चीजें बहुत मस्ट हैं जो मैं कहूँगा मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। पहला सिलेबस ऑफ द एग्जाम, और हम्म दूसरा पीवाईक्यूज। हम्म मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सिलेबस निकालिए, सिलेबस को कम से कम एक जस्ट रीडिंग कि इसमें एक्चुअल में क्या है, क्या अप्रोच है, और उसके बाद पीवाईक्यूज। हम्म ये अप्रोच गलत है कि पहले हम कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करेंगे और फिर पीवाईक्यू देखेंगे, फिर मॉक हम्म देखेंगे। मुझे लगता है दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, आपकी प्रिपरेशन भी साथ चलती है और आपकी टेस्ट सीरीज, आपकी जो पीवाईक्यूज हैं वो भी साथ चलते हैं। कोई भी अगर ये आगे पीछे हो गए फिर मुझे लगता है वो गड़बड़ है। दोनों चीजें पीवाईक्यूज, मॉक और आपकी प्रिपरेशन, दोनों साथ, दोनों गोज हैंड इन हैंड, नंबर वन। हम्म नंबर 2 पॉइंट मैम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डो नॉट प्रेफर बुक्स फॉर दोज, मतलब किसी भी, जैसे मैंने मैम आपके जो मुझे नोट्स प्रोवाइड किए शॉर्ट एंड क्रिप्स, वो हम्म नोट्स मेरे हिसाब से मुझे लगता है देयर इज मोर देन सफिशिएंट हम्म नोट्स। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम कि जस्ट बिफोर द एग्जाम वो मॉक एंड टेस्ट सीरीज, जैसे मैं यहाँ जो टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन की टेस्ट लास्ट के टाइम में, क्योंकि आपको उस माहौल को फेस करना है। एग्जाम में जाने से पहले आपको हैबिचुअल थोड़ा है उसको यूज टू होना है, कैसे आप एग्जाम को अप्रोच करोगे। तो मुझे लगता है ये थर्ड स्टेप में दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट कम से कम लगा लो ठीक ठाक, और दैट्स एनफ, मोर देन एनफ हाँ, मैम। ये एग्जैक्टली मैंने क्लास में भी स्टूडेंट्स को बोला, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं कितने नहीं करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर उठा के देखने लग जाते हैं तो मोस्ट आपको एक इम्पोर्टेंट, तो बिल्कुल एग्जाम, बिल्कुल। क्योंकि जी सिलेबस मैम। क्या है ये अपने आप में बहुत वाइडर है, तो आप जी सिलेबस मैम। के अराउंड तो बहुत सारी चीजें, आप किस किस चीज को कवर करोगे, एक एग्जाम का सेट पैटर्न होता है, जिस हिसाब से एग्जाम आता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती है, आपको पता चल जाता है कि किस चीज के अराउंड आपको पढ़ना है, तो आपको ना इधर उधर डायरेक्शंस में भागने की जरूरत नहीं है। यू स्टिक टू द सिलेबस एंड यू स्टिक टू द पैटर्न ऑफ द यूजीसी नेट, कि वो क्या पैटर्न आता है, फिर आप उसी हिसाब से जो है वो तैयारी करते हो। एंड जैसे ये बताया कि आप एमसीक्यू और मॉक टेस्ट का क्या इफेक्ट रहता है, क्योंकि आप अपने माइंड को ना एक्चुअली ट्रेन कर रहे होते हो कि किस हिसाब से आप अब जो उससे पूछते हो ना एग्जाम में, जब आप बैठते हो, कई बार होता है ना कि आप प्रिपेयर करके जाते हो, एग्जाम में बैठते जी हो तो मैम। आप भूल जाते हो, या आप बहुत जल्दी एग्जैक्टली। जल्दी में क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हो। जैसे कल परसों ही टेलीग्राम पे कल ही एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम वो क्वेश्चंस मैंने गलत पढ़ लिए, बट मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर। तो वो होता है कि आपका एक माइंड ट्रेनिंग होती है, वो जो है वो आप छोड़ एग्जैक्टली। देते हो, इस वजह से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आप गलत पढ़ते हो या बहुत सारे आंसर्स आप जो है वो गलत करके आते हो। उसके लिए जरूरी है मॉक टेस्ट और क्विजेस करना। तो ये तो रही एग्जैक्टली। हमारे टॉपर की स्ट्रैटेजी। हाँ जी कुलदीप, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जी मैम, बस 2 पॉइंट मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, जो आपने अभी पॉइंट उठाया कि लास्ट टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ हम कि 2 क्वेश्चन मैंने एग्जाम में, आप वहीं ऑफिस में बैठे थे मैम, हाँ, आपके ही सामने में आया, आई और रिमेम्बर एग्जैक्टली। और मैंने आपसे कहा कि मैम ये 2 क्वेश्चन गलत हैं और मैं चैलेंज करूंगा इनको। हम्म। फिर आपने उनको देखा ध्यान से, आपने बताया कि आपने नोट नहीं देखा इसमें, मैंने वो था कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेट, मतलब वो नोट था, और मैंने उसके हिसाब से कर दिया। आर्टिकल वो 368 का था और एक लैंग्वेज हम्म का, 2 क्वेश्चन ऐसे थे। मैं जो लिखा हुआ था वहाँ नोट कि कौन से नहीं है, और मैं हम्म कराया ये कि वे कौन से हैं, और बाद में मैं सोच रहा हूँ कि मैं चैलेंज करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है हम कि आप कम से कम मॉक लगा लें, तो कम से कम वो दिक्कत नहीं आती। हम्म दूसरा हम जैसे एक मैं सजेस्ट करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर कोई चीज़ है तो पीवाईक्यूज। हम्म मैंने ये बुक मंगाई थी मैम पीवाईक्यूज की, इसमें 2000 आज तक ऑनलाइन भी मिल जाती हैं ये चीज़ें, हम्म लेकिन कम से कम ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेरी ओर से यही सजेशन है कि पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपोर्टेंट। हम्म और वन लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड कि ऐसा नहीं है मैम कि बिना कोचिंग के या बिना हेल्प के हम नेट क्वालिफाई नहीं हो सकता, लेकिन वही बात जो आपने कही कि मास्टर्स आप अगर साथ हम्म में करते हो वो चीज़ें, अगर आप अकेले दम पे 1 साल 1.5 साल 2 साल लगा के जेआरएफ नेट क्वालिफाई करो, तो क्यों ना जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चीजें हैं कोचिंग का सहारा क्यों ना लिया जाए कि वहाँ जो चीजें हम्म आपको प्रिपेयर्ड मिलती हैं
जैसे आपने मुझे नोट्स प्रोवाइड किए, स्ट्रेटजी प्रोवाइड की, तो इसका बहुत रोल रहता है कि आई थिंक जो आईआर में पढ़ते हैं कि एक हार्ड पावर और एक सॉफ्ट पावर, तो अभी जब सॉफ्ट दोनों को पावर। मिला के देखते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो इन द हम्म। सेम वे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जब दोनों को मिलाएंगे तब मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू सिर्फ अकेले मेहनत लगे करने से। इट्स बेटर कि जो कोचिंग इंडस्ट्री जो आपको प्रोवाइड करती है, जो मटेरियल है, कम से कम नोट्स हैं, टेक्स्ट बुक है, अगर क्लासेस में नहीं तो कम से कम टेक्स्ट बुक, जो सॉरी टेस्ट सीरीज सीरीज है। और नोट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये तो है ही कि क्योंकि ये एक लेगेसी है जिस तरीके से कि हम हैं अब ऑलरेडी, क्योंकि हम क्यों बुक्स लिखते हैं, क्यों हम नोट्स बनाते हैं, जो इतने सारे एकेडमिशंस होते हैं, क्यों आर्टिकल्स लिखते हैं, जब हर किसी को जीरो से ही शुरुआत करनी है। तो बेटर यही है, समझदार इंसान वही है कि जो उस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करे, और जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है शुरुआत वहां से करे, जीरो से नहीं, वहां से शुरुआत करके देन उसमें कुछ चीज और जो है वो आगे एड ऑन करे। चलो, एग्जैक्टली। ये तो रहा पॉलिटिकल साइंस का एज अ होल, बट अब आप जानते ही हैं हमारे दो पेपर आते हैं, पेपर 1 आता है और पेपर 2 आता है। तो जी आपने मैम। उन दोनों के अंदर किस में आपका कितना क्या स्कोर रहा है, प्लस अगर क्या पहले आपने जो भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं कुलदीप, उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या लगा था कि आप पेपर 1 में लैग कर रहे हैं, या आपने मतलब उसमें उसका कितना इंपॉर्टेंस है या कितना रोल है पेपर 1 का भी और 2 का भी, उसको किस तरीके से बैलेंस करके चलना चाहिए, और क्या टारगेट स्कोर जो है वो हम लोगों को रखना चाहिए, किस हिसाब से स्टूडेंट्स को रखना चाहिए कि इतना टारगेट तो हमें फर्स्ट में अचीव करना है या इतना हमें सेकंड पेपर में अचीव करना है। मैम एग्जैक्टली मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये एक हार्डकोर सच्चाई बन चुकी है मैम कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे, सिर्फ मतलब जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ, सिर्फ उसके बेसिस पे हो सकता है नेट हो जाए, पेपर हम्म। ए ठीक ठाक हो और आपका सब्जेक्ट अगर बहुत साउंड है, बहुत अच्छा है, तो नेट हो जाए। लेकिन अगर जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो मुझे लगता है कि पेपर 1 पे ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत रहती है। मैं चूंकि मैं मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रहा है, पीसीएम का रहा है, तो मेरा जो पेपर 1 में जो डीआई का सेक्शन है, मैथमेटिकल रीजनिंग का जो है, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, ये 18 से 20 क्वेश्चन में मेरे हर बार ठीक थे। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी, हर बार। हम्म। हम्म। इसके अलावा जो बाकी सेक्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, रिसर्च जैसे आपसे मैंने पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे मैंने पढ़ा, तो अगर कोई आपके पास कोई टीचर अवेलेबल है जो करवा सकता है, तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू द बुक। मतलब हम्म। सिर्फ बुक पढ़नी है आपको, मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, मुझे नहीं लगता है। अगर आपके पास एक ठीक ठाक टीचर है, जैसे मैंने तो आपसे ही पढ़ा, तो आप, हम्म। दैट्स सफिशिएंट फॉर मी। तो ये सफिशिएंट है मैम। जब अगर मैं बिल्कुल अगर क्वेश्चन की सेंस में बात करूं कि हाउ मच क्वेश्चंस यू हैव टू स्कोर, फर्स्ट टाइम जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तब मेरे 31 क्वेश्चन ठीक थे पेपर 1 में। और बीच में जब मैंने दिया, जो जून का जो एग्जाम जो कैंसिल हुआ था, उसमें हम्म। शायद तुक्के से मेरे 36-37 क्वेश्चन ठीक हो गए मैम उसके। उसमें तो आपकी बार। वी ऑल डिस्कस्ड कि किस तरीके से कितने सीरीज वाइज क्वेश्चंस आए थे क्लास में, मुझे पता है हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन उस पेपर पे किया था, क्या जी पैटर्न मैम। रहा है उसका। एक्चुअली मैम कुछ लोगों को उस एग्जाम में फायदा हुआ, जैसे मेरे उसमें 123 क्वेश्चन ठीक हाँ, थे, आई क्योंकि रिमेम्बर। मेरा आईजीपी वाला सेक्शन ठीक था, तो वो बाई चांस उससे ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो फिर मेरे ठीक हम्म। हो गए। हम्म। लेकिन एनटीए को बचना चाहिए उस बेचारे हम्म। की, उसमें वो सारे फैक्चुअल हम्म। वो जीके का एग्जाम हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस का थोड़ी बचता है। ट्रू ट्रू। बट अभी इस एग्जाम में 89 क्वेश्चन मेरे पॉलिटिकल साइंस में ठीक है मैम, और 32 क्वेश्चन पेपर 1 में ठीक है। दैट्स अ गुड स्कोर कुलदीप, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। तो ग्रेट गोज टारगेट टू यू मुझे मैम। टारगेट मुझे लगता है कि 30 से 35 के बीच में स्टूडेंट्स को पेपर 1 में रखना चाहिए, तो दैट वुड बी सेफर स्कोर आई गेस। मैम जिस तरह से अभी जब मैं यहाँ आया यूनिवर्सिटी में, तब मुझे कहा, यहाँ जो ट्रेंड मतलब जो बातें चलती थी कि 75 और 35, कि उस टाइम कट ऑफ में 110 अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो जनरल कैटेगरी से। हम्म। लेकिन जिस तरह से अभी जो कट ऑफ उछाल मार रही है, मुझे लगता है कम से कम 85 और 35 आपको स्कोर करना है। वही कि 35 तो होना ही चाहिए, अगर उसमें उतना कर रहे हो तो आपका सेकंड पेपर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए देन। जी अगर आप मैम जी। सेकंड में लैग कर रहे हो तो देन यहाँ पे 40। और वही है कि कुछ स्टूडेंट्स की, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से होते हैं, 10 यूनिट्स होती हैं अलग अलग जो जिसमें एक्सपर्टीज होती है, तो किसी का हो सकता है मैथ दिया ही उतना ना हो, तो बेटर है कि अपने सेकंड पेपर पे मोर फोकस किया जाए जहाँ पे आप 85-90 स्कोर कर सको वेरी इजिली। जी जी तो जी। तब जो है वो आपकी उम्मीद है एग्जाम जी होने की, जेआरएफ होने की। तो कुलदीप, अभी जो है वो मुझे ये बताइए कि माइंडसेट जब आप करते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि आप अंडर प्रेशर आ जाते हो, तो उस टाइम पे अपना माइंड, एक तो एग्जाम से पहले
जो कुछ टाइम की प्रिपरेशन होती है, 1 से 1.5 महीने की, 2 महीने की, तो उस टाइम पे आपने दिमाग को शांत कैसे रखा? किस तरीके से, क्या आपका प्लान था, क्या रूटीन? और प्लस एग्जाम के अंदर भी जब हम जाते हैं तो बहुत एंग्जाइटी होती है स्टूडेंट्स को उस टाइम पे भी, तो और उसी एंग्जाइटी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन गलत करते हैं यूजुअली। तो वो कुछ टिप्स अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो एक्सपीरियंस है हमारे, कि किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज करना है एग्जाम में, किस तरीके से आपको शांत रह के क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड करना, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप तैयारी अच्छी की है बट एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर रिजल्ट अल्टीमेटली। तो उसके लिए कुछ अगर आप टिप्स देना चाहोगे। एग्जैक्टली मैम। मैम एक्चुअली मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द एग्जाम, ये एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत कुछ सिखा के भी जाती है, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ ऑल्सो। मुझे लगता है मैम कि इस पूरे प्रोसेस में जो जो अचीवमेंट होती है, नेट अचीव करने की, जेआरएफ अचीव करने की, इसमें दिखता एक इंसान है, फोटो एक इंसान की जरूर दिख रही है, लेकिन उसके पीछे उसके पेरेंट्स की, उसके फ्रेंड्स की, स्पेशली उसके टीचर्स की, मेंटर्स की, उससे ज्यादा रोल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके बराबर रोल है, उसे कम है, उससे ज्यादा रोल है। तो मेरी जो सक्सेस है इसमें मेरे से ज्यादा रोल है मैं मेरे टीचर्स का, आपका स्पेशली, एंड फ्रेंड सर्कल का, पेरेंट्स का ऑब्वियसली। और जहाँ जहाँ दिक्कत आती है मुझे लगता है कि सिर्फ प्रिपरेशन में किताबी कीड़ा नहीं इंसान को बन जाना चाहिए। कम से कम वो एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा अपने दोस्तों के साथ निकाले। अगर दोस्तों से भी अगर कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम का ना निकले तो कम से कम, मेरे तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये हमेशा से यही रही है मैम, कि जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई दिमाग में कोई बात बार बार परेशान करे, तो टीचर के पास जाओ, मे आई कम इन सर, सर आई वांट टू टॉक यू, पर्सनल बात है सर। इतना बोलते ही टीचर बोलते हैं हाँ हाँ बैठो 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 बैठो, ठीक। तो 3-4 बार तो आपके पास काउंसलिंग लेने आएंगे, हम बताओ क्या करूँ, क्या करूँ। मेरे साथ तो आए मुझे हैं लगता है राजीव इस सर है आदमी हमारे वहाँ, जी, तो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। मैं तो मैं गया हूँ रमेश सर के पास जाता हूँ, राजीव सर के पास बैठता हूँ, आपके पास मैंने पूछा बहुत बार, तो इट वर्क्स में। चलिए जी, बहुत बढ़िया। मैंने देखो एक ना स्टूडेंट, जैसे कुलदीप ने बोला कि टीचर्स चलो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने, जाहिर सी बात है, वहां पे स्टूडेंट्स की हम लोगों ने फ्री क्लासेस लिए, गाइड किया है, कभी भी वी वर ऑलवेज वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स। जब भी कोई बात है, कुछ पूछना है, इवन मुझे बहुत बार ऐसा याद है कि स्टूडेंट्स अपनी इमोशनल और पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके भी आते हैं कि मैम तैयारी नहीं हो रही है, मैम डिप्रेशन हो रहा है, मैम एंग्जाइटी हो रही है, मैम ये। तो वो उन सब चीजों को डील करना हमारा काम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट का रोल, स्टूडेंट की मेहनत, वो कितना मेहनत करता है। तो हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, हम लोग आपको एक जगह कंपाइल्ड कंटेंट दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसको पढ़ना, उसको दिमाग में रखना, उसको कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करना, उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखना, वो जो है स्टूडेंट्स का काम होता है। मैंने तो कुलदीप की जर्नी को बहुत पास से ऑब्जर्व किया, मैंने देखा है ये सिर्फ क्लास क्लास में नहीं, ऑल द टाइम ही यूज टू सिट इन द स्कॉलर रूम, ऑल द टाइम ही यूज टू सिट इन द लाइब्रेरी। और हम रात को 8-8 बजे जो है वो हम लोग जाते थे जब ऑफिस से, डिपार्टमेंट से, तो वो हमेशा है जो वो पढ़ता नजर आता था। और सिर्फ सिलेबस की किताबें नहीं, जैसे उसने बताया कि साइंस बैकग्राउंड से है और धीरे धीरे उसका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने देखा उसको कि बाकी भी जो बुक्स वगैरह होती हैं, कुलदीप ने हमेशा उन बुक्स को प्रेफर किया, हमेशा कोई ना कोई बुक जो है वो कुलदीप के पास होती है। तो ये एक थैंक यू मैम। डेडिकेशन है स्टूडेंट की, एक कंसिस्टेंसी है स्टूडेंट की, कि किस तरीके से आपको जो ज्ञान के लिए डेडिकेटेड हो जाता है ना, जो नॉलेज के लिए डेडिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट, उसके लिए किसी भी चीज को पाना मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है। वो चीजें अपने आप राह आसान हो जाती है, हमें गाइडिंग लाइट का काम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली दैट हार्ड वर्क वाज ऑल योर्स कुलदीप। आपने जो है उस चीज के लिए मेहनत की है। आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट जो है वो अगर किसी को देना चाहते हैं, पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी, देन द प्लेटफॉर्म इज योर्स नाउ कुलदीप। मैम थैंक यू वेरी मच मैम, मैं पहली बार ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो क्रेडिट देना चाहूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू मैम, इस पूरी जर्नी में आप मेरे साथ बने रहे, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और हर अप एंड डाउन में ऐसा नहीं है कि मैम इतनी सारी चीज़ें आसानी से ही होगी, अप एंड डाउन भी आए, कभी थोड़ा डाउन भी फील हुआ। पिछली बार जैसे नेट नहीं हो, जेआरएफ नहीं हो, तो मैं थोड़ा डाउन भी फील गया, लेकिन आपने थोड़ा कहा कि ठीक है दिस थाउजेंड, तो टीचर्स का आपका स्पेशली थैंक यू वेरी मच मैम। इसके अलावा डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं, रमेश सर, राजीव सर, थैंक यू वेरी मच टू देम। और माय पेरेंट्स, माय फादर, माय मदर, एंड स्पेशली माय अंकल मैम, मेरे चाचा जी जो हैं वो हमेशा ही ये मतलब मेरा, अगर मुझे किसी एक इंसान का नाम लेना हो कि किसने जो सबसे ज्यादा खुश है मेरी इस जर्नी से, मेरी फैमिली के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है वो मेरे चाचा जी हैं। वो जब देखेंगे तो ही, मतलब ही इज ऑलवेज प्राउड ऑफ मी। एंड
लास्ट बट नॉट दिस, माय फ्रेंड सर्कल। मैं एक सजेशन सबको देना चाहूँगा मेरी ओर से कि पढ़ाई ठीक है चलती रहेगी, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मैम। कम से कम आई दो एग्री। तीन ऐसे दोस्त हों कि जिनके साथ आप जब बात शेयर करो किसी भी तरह, अच्छी बुरी अपने से जैसे भी, तो ये ना सोचना पड़े कि ये मुझे जज करेगा, ये सोचेगा ऐसे। और मुझे लगता है कि अगर जिन लोगों के पास ऐसे एक दो दोस्त होते हैं, एक दो ऐसे टीचर्स होते हैं जिनसे वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अच्छी बुरी जैसे भी, वो लोग डिप्रेशन उनके आसपास भी नहीं भटकता है। आई डिप्रेशन तो बहुत दूर की चीज़ है, वो बड़े मस्त मौला इंसान की तरह रहते हैं। तो थैंक मैंने यू वेरी मच में मैंने तो आप। देखा है तुम्हें, तो तुम्हारा मतलब डिप्रेशन का तो डी भी नहीं है, एंड तुम्हारी सक्सेस तो बहुत पर्सनल फील होती है कुलदीप, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम जब, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ाया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब हो जाएगा, 108 मार्क्स है तुम्हारे, बट वही है कि कट ऑफ फिर से ज्यादा हाई गया तो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, बेटर लक, 10 टाइम आपका हो गया है आपकी बार तो मतलब। और वो सक्सेस इतनी ज्यादा पर्सनल लगती है ना स्टूडेंट्स के, जब अपने बच्चे, ऐसा लगता है मतलब आप छोटे भाई बहन को, अपने स्टूडेंट्स को, कुछ भी, वो सक्सेस इतनी ज्यादा पर्सनल लगती है जब किसी को इतनी पास से ऑब्जर्व किया होता है। तो कुलदीप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एक हमारे एक एक स्टूडेंट्स को। एक लास्ट बिल्कुल बात मैं बोल दूं मैम, शायद बिल्कुल ये बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है कि इंस्टेड ऑफ आइसोलेटेड स्टडीज, कि आप अपने आप को कमरे में बंद करके जो सिखाया जाता है सो कॉल्ड कमरे में बंद करो और 3 महीने तक देखो मत कहीं, ये बातें हम्म। बहुत प्रैक्टिकल होती नहीं है मैम। आपने तो देखा ही है हमारा जो ग्रुप, जैसे मैं हूँ, नवनीत, शिवा, शुभम, एंड स्पेशली थैंक्स टू काजल एंड रितु, आपने देखा है हमारे ग्रुप में। तो हम्म। मैं तो डिपार्टमेंट हूँ, काजल और रितु के साथ बैठा हूँ, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अपना, ठीक है। हम्म। तो ये फ्रेंड सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उन तरह की चीज़ों से बचें कि अकेले बैठ के किसी से बात नहीं करें, टीचर से नहीं मिलना, दोस्तों से नहीं मिलना, और इस तरह की अपने टीचर सबसे से मिलते इम्पोर्टेंट है, रहिए। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, जब ज्ञान एग्जैक्टली को बांटोगे एग्जैक्टली। दूसरों के साथ में तब आपका ज्ञान जो है वो ज्यादा बढ़ता है। उस चीज जी को मैम। सीक्रेट मत रखो, उस चीज को जितना बांटोगे उतना आपका ज्यादा नॉलेज जो है वो एनहेंस होगी। और अपने मेंटर से रेगुलर बेसिस पे मिलते रहिए, और वो अगर आपका हाथ पकड़ रहे हैं तो बस फिर आंख बंद कर लीजिए, वो आपको पार, अपनी नैया पार लगा ही देंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच मैम फॉर थैंक ऑलवेज यू सो मच कुलदीप। सपोर्टिंग मी एंड वी बीइंग आर विद मी। सो थैंक यू प्राउड मैम। ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सो मच कुलदीप। ओके।